कमिटीज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में जो हाई लेवल के होते हैं उनमें एक से दो क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपके कम्प्लीटली जो जो इम्पोर्टेंट है उन सारे कमिटीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी कमेटी हम डिस्कस करेंगे? तो आपके जो एजुकेशनल रिलेटेड कमिटीज़ हैं जैसे हंटर कमीशन, रेलिक कमीशन, सेडलर कमीशन, सर्जन प्लान और अदर कमिटीज़। अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन कमिटीज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द strategic commission that is related to Feynman commission, Lyle commission, McDonnell commission and Woodhead commission. In economic committees we are going to discuss about Fowler commission, irrigation commission, McLean commission and Whitley commission and other committees as well. And the last one which we will discuss about the administrative committee. In this section we are going to discuss about the Ascension commission, Fraser commission, इस लिंटन कमीशन, ली कमीशन, बटल कमीशन एंड मोर। सो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, इनमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी ईच कमिटीज़, राइट। इससे कि आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, इतना तो आपको विश्वास होना चाहिए। ओके ये सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस एंड और एग्जामिनेशन जिसमें आपके जीएस का सेक्शन होता है। तो जो पहला हमारा सेक्शन है वो है एजुकेशनल कमिटीज़ के बारे में। ओके सो पहला है हमारा हंटर कमीशन। आपको पता होगा कि 1815 के एक्ट से जो गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो 1 लाख रुपए एजुकेशन पर खर्च करने वाले थे। तो यहाँ से ऐसा शुरुआत माना जाता है कि यहाँ से जो ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सा एजुकेशन पर फोकस करना शुरू किया। अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों किया गया था, ये एक अलग टॉपिक है। उसके बाद में 1882 का टाइम आता है जब पहली कमेटी एजुकेशन की सेटअप होती है, वो है हंटर कमीशन। जो इसके चेयरमैन थे वो थे विलियम हंटर और उस टाइम के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। तो दो चीज़ें आपको याद रखना, चेयरमैन कौन था और वायसराय या गवर्नर जनरल किसके टाइम पर ये कमिटीज़ जो है सेटअप की गई थी। अपार्ट फ्रॉम दीज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसका पर्पज़ क्या था ये भी आपको याद रखना है। तो इससे पहले 1854 में एक वुड्स डिस्पैच आया था, ठीक है, वुड्स डिस्पैच 1854 में। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस था रिलेटेड टू एजुकेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो था वो क्वेश्चन था कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, किस लैंग्वेज में हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो वह क्या कि स्कूल लेवल पर जो आपकी लोकल लैंग्वेजेस थी उसको प्रमोट किया गया और हायर लेवल पर आपको जो है थोड़ा सा इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस किया गया। तो इस कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन दिया था उसमें प्रोग्रेस क्या हुआ ये देखने के लिए, यानी रिव्यू करने के लिए ये हंटर कमीशन बनाया गया था। तो इसका मेन पर्पज़ था कि उस कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उससे प्रोग्रेस क्या हुआ एजुकेशन में, इसको बनाना, रिव्यू करना। अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, इस पर ही इनका मेन काम था। अगर हम एग्जाम फैक्ट की बात करें तो इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के एक्सपेंशन की बात की थी। पूछा कैसे जाता है कि हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय विच वायसराय, दैट मीन्स लॉर्ड रिपन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हंटर कमीशन, दैट इज विलियम हंटर, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ दैट कमीशन, to review the progress of education after Wood's dispatch recommendation and apart from this फोकस करना मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर, ठीक। अब जो दूसरा कमीशन बना वो 1902 में बना। 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बना और 1904 में आपका यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ बाय रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी। ओके नाउ इसके दो चेयरमैन थे, थॉमस रेले, इसको हम रेले कमीशन या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं, दोनों नाम याद रखना है। उस टाइम याद रखो लॉर्ड कर्जन, बंगाल डिवीज़न, ठीक है। बंगाल डिवीज़न के टाइम पर कौन था वायसराय भैया, तो ये आप आसानी से याद रख सकते हो, दैट इज लॉर्ड कर्जन। और इन्हीं के टाइम पर इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर रेले कमीशन सेटअप किया गया था। पर्पज़ क्या था कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन क्या है उसको एनालाइज करना और कुछ रिकमेंडेशन देना कि उस किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना कह सकते हो उस पर पॉलिसी टाइटन कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने सजेस्ट क्या किया कि स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करो और इन्हीं के रिकमेंडेशन से इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास हुआ, ठीक। पूछा कैसे जाता है कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे लॉर्ड कर्जन के एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में, ठीक। तीसरा जो कमीशन है रिलेटेड टू एजुकेशन इज़ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन और मोर इम्पॉर्टेंटली सेडलर कमीशन जो 1917 में आया। और डिस्पैच 1854, 1882 हंटर कमीशन,
1902 रेले या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, 1917 सैडलर कमीशन। इसके जो चेयरमैन थे वो थे माइकल सैडलर, वायसराय उस टाइम थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 का एक्ट याद रखो, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पता चल जाएगा। पर्पज़ क्या था? प्रॉब्लम्स ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो क्या सारी यूनिवर्सिटी थी? नो, मेनली जो थी वो थी कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ के प्रॉब्लम को एनालाइज करना। इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि 12 ईयर स्कूल सिस्टम बिफोर यूनिवर्सिटी। हम क्या करते हैं, जो हमारा 12th ग्रेड तक अभी हम पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर हम कहाँ पर जाते हैं? यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेज में जाते हैं। एग्जाम फाइट क्या है? तो इसको सैडलर कमीशन या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन कहते हैं। इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट की बात की। ओके। फोर्थ कमीशन है इंडियन रीसेंटमेंट और रीट्रेंचमेंट और डिसबैंडमेंट कमेटी 1923। इसके जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड इनकैप, और इसको इनकैप कमेटी भी कहा जाता है। जो उस समय वायसराय थे वो थे लॉर्ड रीडिंग, और इनका पर्पज़ क्या था कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट थोड़ा सा रिडक्शन करना रिलेटेड टू इन एजुकेशन फील्ड। ओके, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो चुका था गवर्नमेंट का, उसके बाद में अब थोड़ा सा इन्होंने रिडक्शन की बात की इन डिफरेंट डोमेन इंक्लूडिंग एजुकेशन, राइट। तो इसको इनकैप कमेटी भी कहा जाता है। मेन इनका पर्पज याद रखना है। नाउ कमिंग टू सर्जेंट प्लान, इंपॉर्टेंट वन। इसके जो थे वो थे जॉन सर्जेंट, वायसराय लॉर्ड बेबल एट दैट टाइम। बेबल प्लान याद रखो। ओके, बेबल प्लान याद रखो, आपको पता चल जाएगा। पर्पज़ क्या था? तो एक ब्लूप्रिंट तैयार करना था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद में हम कैसे एजुकेशनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, और हमारा आगे का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। पर्पज़ क्या था? यूनिवर्सल और फ्री एजुकेशन देना, ठीक। इसी को हम नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशनल रिकन्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। कॉल दी सर्जेंट प्लान आर दी नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशनल रिकन्स्ट्रक्शन, क्लियर। तो आपको याद रखना है 1854 वुड डिस्पैच, 1882 हंटर कमीशन, 1902 इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन या फिर रेले कमीशन। ओके, फिर उसके बाद में आपको याद रखना 1917 का सैडलर कमीशन, 1923 में एक पोस्ट वार के बाद एक कमीशन सेटअप किया गया था, इनकैप कमीशन। उसके बाद में सर्जेंट प्लान, ये आपके इम्पॉर्टेंट थी जो एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड थी। अब हम फाइमैन कमीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइमैन कमीशन सेटअप हुआ था 1880 में, ठीक है। इसके जो चेयरमैन थे वो थे रिचर्ड स्ट्रेची, इसको हम स्ट्रेची कमीशन भी कहते हैं, इसलिए मोस्टली जो पूछा जाता है वो फाइमैन कमीशन ना होकर स्ट्रेची कमीशन का नाम पूछा जाता है। वायसराय लॉर्ड लिटन थे। इनका पर्पज़ था कि जो फाइमैंस है उसको इन्वेस्टिगेट करना और कुछ रिलीफ मेजर को सजेस्ट करना ताकि इम्प्रूवमेंट बना सके। हालांकि ये सिर्फ कमेटी नाम की थी, उसके बाद भी कई सारे ऐसे फाइमैन इंडिया में आए जिन्होंने इंडिया को झकझोर कर रख दिया, उससे कोई इनका सजेशन या फिर कोई रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इन्होंने एक फाइमैन फंड की बात की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फाइमैन फंड की बात किस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था, की गई थी, दैट इज़ फाइमैन और स्ट्रेटजी कमीशन। उसके बाद में सेकंड फाइमैन कमीशन 1897 में सेटअप किया गया था। इसके जो चेयरमैन थे वो थे जेम्स लाल या लेल, वायसराय थे लॉर्ड एलन। इनका पर्पज़ क्या था? तो रिव्यू करना जो प्रीवियस फाइमैन पॉलिसीज़ थी उसको रिव्यू करना कि क्या प्रोग्रेस हुआ है और क्या हम उसको बेहतर बना सकते हैं। एग्जाम फैक्ट की बात करें तो इन्होंने फाइमीन रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन को और मजबूत करने की बात की। थर्ड फाइमैन कमीशन इन 1900, ओके, जिसके चेयरमैन थे वो थे एंथनी मैकडोनल्ड। तो मैकडोनल्ड कमीशन भी पूछा जा सकता है। वायसराय अगेन लॉर्ड कर्जन, ओके। पर्पज़ क्या था? तो इन्होंने लॉन्ग टर्म फाइमैन प्रिवेंशन मेजर्स का सजेशन दिया कि लॉन्ग टर्म में कैसे हम कोप अप कर सकते हैं फाइमैन से और क्या हम बेटर वे अपना सकते हैं ताकि फाइमैन से हम आसानी से निपट सकें। एग्जाम फैक्ट की बात करें तो इन्होंने इरिगेशन एक्सपेंशन की बात की, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि किस फाइमैन कमीशन ने इरिगेशन वर्क की बात की थी, दैट मीन्स फाइमैन कमीशन ऑफ 1900 और मैकडोनल्ड कमीशन ऑफ 1900, ठीक है। तो एक रिलीफ फंड वाला बात किया गया था, फाइमैन फंड वाला, और फिर उसके बाद में दूसरा इरिगेशन, ये दोनों याद रखना। फिर है फाइमैन इंक्वायरी कमीशन 1943-44 में। इसके जो चेयरमैन थे वो थे जॉन वुडहेड, और या इसको वुडहेड कमीशन भी बोला जाता है, और इसके वायसराय थे लॉर्ड बेबल। पर्पज़ क्या था कि जो बंगाल फाइमैन हुआ था 1943 में उसको इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, तो इसको वुडहेड कमीशन भी बोला जाता है। तो ये हमारे दो टाइप के हो चुके हैं, एक एजुकेशनल हो चुका, दूसरा फाइमैन। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, इकोनॉमिक कमिटीज़ के बारे में, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मिनी होर ट्यूटोरियल करके होगा, ठीक है। ज़्यादा तो सब्सक्राइबर नहीं है अभी मेरे,
बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, 61 सब्सक्राइबर होंगे, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी। ओके, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो इकोनॉमिक कमिटीज या कमीशन के बारे में है वह पहला कमेटी हर्सल कमेटी, ये 1893 में हुआ था। चेयरमैन वही लॉर्ड हर्सल, वायसराय लॉर्ड लैंडसोन। पर्पज़ क्या था कि इंडियन करेंसी सिस्टम को एग्जामिन करना। एग्जाम फैक्ट की बात करें तो इन्होंने क्लोजर ऑफ मिंट फॉर फ्री क्वाइनेज ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर का क्वाइनेज मिंट किया जाता था उसको क्लोज करने की इन्होंने बात की। तो किस कमेटी ने की? हर्सल कमेटी। कब सेटअप हुआ? 1893 में। इसी तरह एक है ओपीएम कमीशन जो 1893, अगेन दोनों सेम टाइम में, तो लॉर्ड लैंडसोन ही थे और इनका पर्पस था कि ओपीएम प्रोडक्शन का और इसके साथ कंजप्शन का भी क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसका स्टडी करना और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को बनाना। एग्जाम फैक्ट की बात करें तो इन्होंने डिफेंड किया कंटिन्यूएशन ऑफ ओपीएम ट्रेड, मतलब कि ओपीएम ट्रेड चलता रहना चाहिए। फिर आते हैं फॉलर कमीशन 1898 का, इसके चेयरमैन थे हेनरी फॉलर, वायसराय थे लॉर्ड एलन। इनका पर्पज़ क्या था? तो इंडियन करेंसी इशूज़ को क्या करना? रिव्यू करना। इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को मंजूरी दी, रिकमेंड किया। तो किस कमीशन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को रिकमेंड किया था? फॉलर कमीशन। कब सेटअप किया गया था? 1898 में। क्लियर। नाउ 1901 का एक है इरिगेशन कमीशन, इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर कॉलिन स्कॉट मॉन्सरेफ। वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन। इनका पर्पस था इरिगेशन डेवलपमेंट को प्लान करना, ये एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। फिर है मैकलन कमीशन। मैकलन कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे एडवर्ड मैकलन, वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंगे। पर्पस था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का रिव्यू करना। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट वन है, ठीक है, कि कौन सी कमिटीज ऐसी थी जो आपके रिलेटेड थी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, तो थी मालेकन कमीशन, ठीक है, या फिर मैकलन कमीशन, जो भी पढ़ना चाहो। इसको हम कोऑपरेटिव क्रेडिट कमेटी भी बोलते हैं, तो इन दोनों को नाम याद रखना है आपको। फिर बात करते हैं रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, बहुत बार पूछा जाता है। एक बात और, कमिटीज का सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, मैचिंग टाइप में भी पूछा जा सकता है, किसी भी टाइप में उनके वायसराय के मैचिंग टाइप में पूछा जा सकता है। वेल प्रिपेयर रहोगे तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, याद रखो। नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्रैक करना आसान बिल्कुल नहीं होगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ। 15 है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, 1928 में सेटअप हुआ था। चेयरमैन इसके थे लॉर्ड लेथगो, वायसराय थे लॉर्ड इरबिन। ओके, पर्पज़ क्या था? एग्रीकल्चर प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना। इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि एग्रीकल्चर पर रिसर्च होना चाहिए, रूरल क्रेडिट रिफॉर्म लाना चाहिए। ओके। 16 इज विटले कमीशन 1929 में, G.H. Whitley was the chairman and the viceroy was Lord Irwin. The purpose of this committee was to study labor condition, most important one, that which committee was set up to study the labor condition, that was Whitley Commission of 1929. And इन्होंने दूसरा नाम जो है उसका रॉयल कमीशन ऑन लेबर भी है। क्लियर। तो किस लिए सेटअप किया गया था, कब किया गया था, क्या रिकमेंड किया, एवरीथिंग यू नीड टू नो दैट आई इंक्लूडेड हियर। नाउ डिलिमिटेशन, important one, और द इंडियन डिलिमिटेशन मेजरमेंट कमेटी ऑफ 1935। द चेयरमैन जो थे वो थे लैरी हेमंड, वायसराय जो थे लॉर्ड बिलिंगडन। पर्पज़ क्या था? वन सेकेंड। द पर्पज़ वाज एग्जामिन लेबर रिप्रेजेंटेशन इशू, जो लेबर का रिप्रेजेंटेशन इशू था उसको एग्जामिन करना। एग्जाम फैक्ट की बात करें तो दिस कमेटी वाज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। देन इब्राहिम राहिमतोला फिस्कल कमीशन। नाउ वर्ड फिस्कल इज इम्पॉर्टेंट। सो इसके जो चेयरमैन थे वो थे इब्राहिम रहमतोला, वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। ओके, पर्पज़ क्या था? द पर्पज़ ऑफ दिस कमिटी वाज टू एग्जामिन टैरिफ प्रोडक्शन फॉर द इंडस्ट्रीज एंड दिस कमिटी रिकमेंडेड दैट इंडियन इंडस्ट्रीज शुड बी protected or Indian industry need production. Okay, and you know it was set up in 1921, right? Just before, you can say that 23 or 24 years before the independence. Okay, so 19th one is National Planning Commission, that was set up in 1938. The chairman, most important, Jawaharlal Nehru. And what was the purpose of this committee? So the purpose of this committee to prepare plan for what? For India's economic development. Okay, so this committee was set up to prepare a well-defined plan so that India could progress. India could do more progress. Okay,
एग्जाम फैक्ट की बात करें तो सेटअप किसके द्वारा किया गया था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय प्रेसिडेंट कौन था? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरी एंड त्रिपुरी बोथ सेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम जो बात करने वाले हैं, लास्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और द कमीशन, एंड द वन इज रिलेटेड टू असेंशन कमीशन दैट वाज सेट अप इन 1886, एंड इसके चेयरमैन थे सर चार्ल्स असेंशन एंड द वायसराय एट दैट टाइम वाज लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस दैट मीन्स आईएनसी इन 1885 में सेटअप हुआ था, किस वायसराय के टाइम पर? लॉर्ड डफरिन। Purpose to examine the civil services examination, and he recommended the classification in the civil service examination. Now one is Fraser Commission, or you can say also it Police Commission. Okay, तो फ्रेजर कमीशन को पुलिस कमीशन भी बोलते हैं। चेयरमैन थे हेनरी फ्रेजर एंड वायसराय एट दैट टाइम वाज लॉर्ड कर्जन, एंड द पर्पज ऑफ दिस कमीशन वाज टू इन्वेस्टिगेट द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ यू कैन स्ट्रेंथन द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया दैट ऑब्वियसली सूट द ब्रिटिश एस्पिरेशन। एंड एग्जाम फैक्ट, इसको पुलिस कमीशन भी बोलते हैं। लास्ट वन फॉर टुडे, इलिंगटन कमीशन और इस्लिंगटन कमीशन ऑफ 1912। चेयरमैन लॉर्ड इस्लिंगटन एंड द वायसराय वाज लॉर्ड हार्डिंगे। सो व्हाट वाज द पर्पज? पर्पज था इसका, नो अदर कमीशन आल्सो, ओके। सो पर्पज था सिविल सर्विस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या रिफॉर्म हो सकता है, इसको करना। इन्होंने क्या कहा कि जो भी लेवल है अभी से, उससे 25% ऑफ द हायर पोस्ट टू बी फिल्ड बाई इंडियंस। ओके, तो 25% more participation of Indian in civil service examination. That was the recommendation of the Islington Commission that you should remember. Now Lee Commission set up in 1924. Chairman was Lord Lee and the Viceroy was Lord Reading. इसका पर्पस था सिविल सर्विस के रिफॉर्म में रिव्यू करना। एग्जाम फैक्ट की बात करें तो इसने भी इंडियन का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात की, एंड इसी कमीशन के रिकमेंडेशन से 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप किया गया। वन इज सैंडहर्ट कमीशन ऑफ 1926, अगेन चेयरमैन थे एंड्रयू कीन एंड द वायसराय वाज लॉर्ड रीडिंग। इसका पर्पस था कि क्या हम आर्मी को इंडियनाइज कर सकते हैं, मतलब इंडियंस को हम आर्मी में इंक्रीज कर सकते हैं, इनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा कर सकते हैं। इन्होंने ही इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने की बात की। सो दिस बिकम इम्पॉर्टेंट वन कि किस कमीशन ने बेसिकली आपके मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की बात की थी, दैट वाज सैंडहर्ट कमीशन ऑफ 1926। ओके, बटरल कमीशन, दिस कमीशन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी, अदर कमीशंस आल्सो आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर, बट दिस कमीशन इज इंपॉर्टेंट वन। सो द चेयरमैन वाज हरकॉट बटलर एंड द वायसराय वाज लॉर्ड एडमिन, एंड इट्स पर्पस क्या था कि जो ब्रिटिश क्राउन है, प्रिंसली स्टेट है, उनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसा रिलेशन होना चाहिए, उसको कैसे मजबूती दे सकते हैं, वो था। ठीक है, अब ये जो है फ्रिक्वेंटली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है। ये याद रखना कि स्टेट रिलेशन से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये उसमें ऑप्शन में ज़्यादा होता है। मेंटेन डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द क्राउन एंड द प्रिंसली स्टेट, जैसे आपको पता होगा कि कुछ जो है प्रिंसली स्टेट रूल करते थे और कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, इस पर एक कमेटी बनाई गई थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ इससे बेनिफिट हो रहे हैं तो शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। जब आप शेयर करते हैं तभी इसकी रीच बढ़ जाती है, लोगों तक ज़्यादा पहुंचती है। लाइक करते हो तब भी पहुंचती, कमेंट करते हो तब भी पहुंचती। तो वीडियो कैसी लगी आप हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तब भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको ईजी वे में आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।